मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 में हम आज अपनी वापस पुनः ज्योग्राफी की बुक पर आ जाते हैं। जो हमारा संसाधन और विकास है उसका हम चैप्टर नंबर 4 आज करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है कृषि। आप सभी जानते हैं कृषि एग्रीकल्चर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारा जो भारत राष्ट्र है वह कृषि प्रधान देश कहलाता है। कारण क्या है कि भारत की जो जनता है, भारत की जो जनसंख्या है, उसका लगभग 1/3 जो 3/4 जो हिस्सा है वो कृषि से संबंधित कार्यों में लगा रहता है। यानी अगर भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर प्रधानता बोलें तो कृषि की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में भी लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो कृषि तथा कृषि से संबंधित जो उत्पादन होते हैं उनमें संलग्न रहते अपने आजीविका को चलाती है। यानी कहें तो अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल हमारी कृषि का रहता है। यहाँ पर आपको इस चैप्टर के माध्यम से कृषि के बारे में जानकारियाँ देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बताया है गुरप्रीत, मधु, टीना गांव से गुजर रहे हैं। देखा किसान खेती कर रहा है और किसान है वो गेहूं की बुआई कर रहा है। किसान गेहूं की बुआई कर रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वे खाद उसमें डाल रहा है। अब जब अच्छा गेहूं पैदा होगा तो वह जाकर मंडी में क्या होगा, अच्छी कीमत पर बिकेगा। उससे आटा होगा, आटे से क्या होगा, कारखाने में जाके डबल ब्रेड, बिस्किट, ऐसी चीज़ें बनाई जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने सोचा और देखा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द की उत्पत्ति के बारे में, जिसे हम एग्रीकल्चर शब्द कहते हैं, उसकी उत्पत्ति की बात बताई गई है कि लैटिन भाषा के एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा या कल, ठीक है, और दूसरा शब्द होता है कल्चर, जिसका अर्थ होता है कृषि करने से। तो एग्रीकल्चर शब्द का यहाँ पर मतलब बताया लैटिन भाषा में एगर और कल्चर, जिसका मतलब होता है मृदा और कृषि करना उसके ऊपर। ठीक है, अब हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि ऊपर आपने भी मैंने बताया कि खेती जो की जाती है वो एक प्राइमरी स्टेज होती है। उसके बाद उस खेती को लाकर बाजार में बेचा जाता है या तो अनाज के रूप में बेचा जाता है या उसका विनिर्माण किया जाता है। जैसे कि आटा, गेहूँ है, गेहूँ से आटा बनाया जाता है, आटे से ब्रेड, बिस्किट्स बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर उसका निर्माण किया जाता है, फिर लाकर उसे क्या किया जाता है, उसका विपणन किया जाता है, बाजार में जाकर उसको बेचा जाता है। तो पौधे जो होते हैं, जो कृषि के अंदर जो हम उपजाऊ बनाते हैं ज़मीन को और उसमें जो कृषि करते हैं, जो पौधे होते हैं, उनसे जो परिकृष यदि उनसे अलग किए उत्पाद तक रूपांतरण को हमने 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया है, जिनमें हमने 3 आर्थिक क्रियाओं को बांटा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के रूप में। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आप देखिए प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है, वे सभी क्रियाएं आती है जो उसका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और उसके निष्कर्षण से होता है। जैसे आप फसलों का उगाना, ठीक है, जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, मत्स्य पालन जैसे मछली का पालन करना और उसके संग्रहण, इसके अच्छे उदाहरण होते हैं। ये तो होती है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं जो कि कृषि और उसके उत्पादन निष्कर्षण से होती है। द्वितीय क्रियाओं के अंदर हम संसाधनों का प्रसंस्करण से सम्मिलित होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने कृषि से निष्कर्षित उत्पाद है उनको हमने किसी भी तरीके का रूप परिवर्तन करके, विनिर्माण करके, जैसे गेहूँ होता है उसका हमने आटा बनाकर डबल रोटी बनाई, कपास होता है उसका हमने क्या किया, धागा बनाया, धागा बनाकर उसके कपड़े बनाए, और जैसे लोहा है इसका जो हमको निकलता है, जो निष्कर्षण करते हैं, उसके पश्चात हम उसका क्या करते हैं, मशीन बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में, आपकी सेकेंड जो प्रक्रिया होती है आर्थिक, उसमें आती है। तृतीय क्रिया में प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सफल बनाने के लिए उसका सहयोग करने वाली क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप कृषि उत्पादक बनाते हैं, कृषि निर्माण करते हैं, तो आपको सामान को यहाँ से वहाँ लाने के लिए, यातायात करने के लिए, उसको बेचने खरीदने के लिए, व्यापारिक क्रियाओं करने के लिए, पैसे के लिए, बैंकिंग क्रियाएं करने के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, लोगों को जानकारियाँ देने के लिए, विज्ञापन, ये सारी जो सेवाएं हैं, सेवा कार्य हैं, ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण होते हैं जो उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि कृषि क्या होती है, क्योंकि लेसन पूरा हमारा कृषि है। कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है जिसके अंदर सब्जियों, फलों, फूलों को उगाना है ना, उत्पादन फसलों का करना, जैसे गेहूँ चावल है उनका, कपास उत्पादित करना, और दूसरी चीज़ सम्मिलित होती है पशुधन का, यानी पशुओं का पालन करना भी किसमें सम्मिलित होता है। विश्व की लगभग 50% लोग हैं जो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। ठीक है, अनुकूलतम स्थलाकृति, ठीक है, अनुकूलतम स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, कृषि क्रियाकलाप,
के लिए अनिवार्य। यानी कृषि के लिए अगर आप क्वेश्चन बनता है यहाँ पर एक कृषि के लिए क्या क्वेश्चन बनता है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या आवश्यक है, तो आप बोलेंगे अनुकूल भूमि, मृदा और जलवायु, तीनों चीज़ किसी भी कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य होते हैं। जिस भूमि पर हम फसलें उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम कृषि भूमि, कृषिगत भूमि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, तो आप लोग जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वो क्या कहलाती है, कृषि भूमि कहलाती है। अब आपको हम 4.5 पर एक चित्र बनाया गया है, दिखाया गया है मानचित्र, जिसमें विश्व के अंदर उन प्रदेशों का संकेंद्रित किया गया है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। ठीक है, ये जो चित्र है मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा ये चित्र। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पर जहाँ जहाँ ये हरा हरा दिखाई दिया गया है, जैसे कि हमारा यूरोप के अंदर देखिए ऊपर वाले इलाके में आर्कटिक महासागर के नीचे, इधर भारत में देखिए, भारत के नक्शे में आप देखेंगे कि कृषि प्रधान है, यहाँ पर बहुत अच्छे कारक हैं। और बगल में एशिया के अंदर चाइना देखिए, कोने के अंदर एकदम कर्क रेखा जहाँ लिखा हुआ प्रशांत महासागर, इस तरीके से। और आप देख रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका, अमेरिका के अंदर भी देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका के अंदर आपको बहुत सारा ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर कृषिगत भूमि है और जहाँ कृषि कार्य होते हैं, फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है कि क्या आप ये सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कई तरह के विभाजन किए गए हैं जिसको हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ कि एग्रीकल्चर जो होता है उसको बोलते हैं हम कृषि, मृदा की जुताई, फसलों का उगाना, पशुपालन का कला विज्ञान, इसे हम कहते हैं खेती करना। ठीक है, अब दूसरा होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या आता है, सेरीकल्चर में आता है रेशम का उत्पादन। आप अपने पेज नंबर 39 पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। तो सेरीकल्चर जो होता है उसमें रेशम के कीटों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, उसको बेचा जाता है। ये कृषि की आय के पूरक हो सकता है। तीसरा होता है पीसीकल्चर, जिसे हम मत्स्य पालन कहते हैं, जिसके अंदर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली का पालन किया जाता है। चौथा होता है जिसको बोलते हैं विटिकल्चर, जिसमें अंगूरों की खेती की जाती है, यानी द्राक्षा खेती। और चौथा इसके बाद में होता है हार्टिकल्चर, जिसमें उद्यान कृषि आती है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल फूल सब्जियों को उगाना किसमें आता है, हार्टिकल्चर। तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर यानी खेती, और खेती के अंदर डिफरेंट है, एग्री, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर। ये आप पर एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं। आपसे पूछा जाए सेरीकल्चर किससे संबंधित है, पीसीकल्चर किससे संबंधित है, तो आपको जैसा भी मैंने बताया है उसको आपको करना होता है। अब हम चलते हैं हमारे कृषि तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए। कृषि और खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है जिसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीन, श्रमिक होते हैं। जुताई है, बुआई है, ठीक है, और सिंचाई, निराई, कटाई, ये सब इसकी क्या है, संक्रियाएं हैं। जैसा कि आज चित्र में दिखाया गया है, आप देखेंगे इसके अंदर बताया गया है जुताई, बुआई, छिड़काव, है ना। आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर निवेश करते हैं। आपको मशीनरी चाहिए, आपको उगाने के लिए बीज चाहिए, रासायनिक खाद चाहिए, फिर आप जुताई, बुआई, छिड़काव करते हैं, तब फसलें निगत के रूप में क्या निकल के आती है, बाहर निकल कर आती है। दूसरे में यहाँ लिखा हुआ भौतिक निवेश, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा ढाल, ये मानवीय निवेश जिसमें मनुष्य क्या करता है, मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको स्टोरेज करता है, मशीनरी का प्रयोग करता है, रसायन डालता है। तो यहाँ पर ये कृषिगत भूमि में कृषि पद्धति और भौतिक और मानवीय कृषि निवेश के बारे में चित्रांकन किया गया है। इस तंत्र से जो निगत यानी जो कि उत्पादित होता है उसके अंदर आती है फसल, ऊन, डोरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार क्या होते हैं, देखिए कृषि के प्रकार में विश्व के अंदर जो है मैं आपको बता रही हूँ, कृषि अनेक तरीक़ों से की जाती है। ठीक है, कहते हैं कि जहाँ की जैसी भौगोलिक दशाएं हैं, उत्पादन की मांग है,
श्रम और प्रौद्योगिकी का स्तर है, उसके आधार पर कृषि डिफरेंट रूप से वर्गीकृत की जाती है। कृषि दो प्रकार की होती है, पहली होती है निर्वाह कृषि और दूसरा होती है वाणिज्यिक कृषि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं के जीवन निर्वाह करने के लिए की जाती है। कहते हैं ना, मनुष्य को सबसे पहले क्या चाहिए? अपने परिवार का जीवन निर्वाह करना। तो ऐसी कृषि कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपजाऊ पैदा करने के लिए निम्न स्तर की इसके अंदर क्या की जाती है? टेक्निकल चीज़ें, जैसे मशीनों का प्रयोग किया जाता है। परिवार के लोग ही हैं इसके अंदर क्या करते हैं? अपना श्रम देते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आमिद निर्वाह कृषि में वर्गित किया जा सकता है। यानी जो निर्वाह कृषि है उन्हें पुनः दो भागों में बांट सकता है। पहला होता है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? देखिए, गहन निर्वाह कृषि क्या होती है कि किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से जो खेती करता है उसे हम कहते हैं गहन कृषि। अधिक धूप वाले दिनों में उपयुक्त जलवायु, उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल किए जाते हैं। गहन कृषि हमारे दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में की जाती है। दूसरी आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं आदिम कृषि। क्या होती है? वो होती है स्थानांतरण कृषि या जलवासी पशुपालन इसमें सम्मिलित होता है। फिर दूसरा आता है हमारी जो आती है स्थानांतरित कृषि क्या होती है और जलवासी क्या होती है, इसको हम पढ़ा रहे हैं आपको। स्थानांतरित जो होती है वो है अमेजन बेसिन के सघन वनों क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के भागों में ये कृषि प्रचलित होती है। क्या होता है? ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वर्षा को काटकर यहाँ पर जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है और राख को उसमें मिला दिया जाता है। राख को क्यों मिलाया जाता है? ताकि राख जब मृदा में मिलती है तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता समाप्त होने के लिए क्या किया जाता है? थोड़े दिन के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और जो कृषक हैं वो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी नए भूखंड पे चले जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दलहन कृषि के रूप से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपके ब्रैकेट में यहाँ पर एक कॉलम बनाया गया है जिसके अंदर स्थानांतरित कृषि को विश्व के भागों में किन किन नामों से जाना जाता है ये भी बताने का प्रयास किया है। देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो दिखा हुआ है। जूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है। इस तरीके से ये आपको नाम भी याद करने हैं। अब आता है जलवासी पशुचारण। क्या होता है? जलवासी पशुचारण जो होता है सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये कृषि प्रचलित होती है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों पर घूमते रहते हैं। इनका दूसरा नाम अगर हम बोलें तो घूमने वाले होते हैं ना, घुमत्तु खेती भी बोलते हैं इसको, पशुचारण। देखिए लिखा हुआ है कि दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु की बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं और ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों, आज आपने कृषि के प्रकार में निर्वाह कृषि के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली। निर्वाह कृषि को हमने आपको बताया कि दो कृषि में बांटते हैं, गहन कृषि और दूसरी कौन सी होती है? आदिम कृषि। फिर गहन कृषि के बाद में हमने बताया आपको कि आदिम कृषि है उन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है, स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण, जो मैंने अभी आपको स्पष्ट किया है। तो आज बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल हम